नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज फत्ते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चापोली। आज के इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए द्वितीय वर्ष के ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 6 के अंतर्गत निबंध तथा कथ्यतर गद्य में हम आज रामधारी सिंह दिनकर जी का एक चर्चित निबंध ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इस निबंध को देखने वाले हैं। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इस निबंध के निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। वे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत हिंदी के एक चर्चित साहित्यकार रहे हैं। छायावतोत्तर काल के हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि और निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हुए। स्वतंत्रता पूर्व के वे एक विद्रोही कवि के रूप में चर्चित रहे। स्वतंत्रता के बाद के राष्ट्र कवि के नाम से वे जाने लगे। वे छायावतोत्तर कवियों की पहली पीढ़ी के कवि रहे हैं। एक और उनकी कविता में ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार है, तो दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति है। इन्हीं दो प्रवृत्तियों का जो चरम उत्कर्ष है, एक विकसित जो रूप है, दिनकर जी की रचना कुरुक्षेत्र और उनका खंड काव्य उर्वशी के अंतर्गत हम देख सकते हैं। निबंधकार के रूप में उनका साहित्यिक व्यक्तित्व अत्यंत ही प्रभावशाली रहा है। रामधारी सिंह दिनकर जी मूलतः उन्होंने कविता, प्रबंध काव्य, खंड काव्य, निबंध, समीक्षा, गद्य रचनाओं के क्षेत्र में उन्होंने लेखन किया है। राष्ट्रवाद तथा प्रगतिवाद के साहित्यिक आंदोलन से वे जुड़े रहे। तो इस प्रकार इस रचना के जो रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं, उनका जन्म 24 सितंबर 1908 को बिहार राज्य के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ। उनके पिता का नाम रवि सिंह और माता का नाम मनरूप देवी था। उनकी आरंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में संपन्न हुई। मैट्रिक में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के कारण भूदेव स्वर्ण पदक उनको प्राप्त हुआ। उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी, उर्दू का गहन अध्ययन किया था। उन्होंने 1932 में पटना विश्वविद्यालय से बीए की उपाधि संपादित की। बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक विद्यालय में अध्यापक के रूप में कार्य शुरू करते हैं। 1934 से 1947 तक बिहार सरकार की सेवा में सब रजिस्ट्रार और प्रचार विभाग के उपनिदेशक पदों पर वह कार्य करने लगे। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1947 में बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी प्राध्यापक व विभागाध्यक्ष के रूप में वे नियुक्त हुए। 1950 से 1952 तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में
हिंदी के विभागाध्यक्ष के रूप में उन्होंने कार्यभार स्वीकारा। 1952 में जिस समय इस देश का स्वतंत्र जो संविधान है लागू हुआ, तो भारत की प्रथम संसद में उन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया, जिसके कारण वे दिल्ली में रहने लगे। तो इस प्रकार निरंतर 12 वर्ष तक भारतीय संसद के वह सदस्य रहे। 1964 से लेकर 1965 ईस्वी तक भागलपुर विश्वविद्यालय का कुलपति पद पर उनको नियुक्त किया गया। उसके बाद भारत सरकार ने उन्हें 1965 से लेकर 1971 ईस्वी तक अपना हिंदी सलाहकार के रूप में उनको नियुक्त किया गया। तो इस प्रकार जो दिनकर हैं, इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया है। दिनकर शब्द का अर्थ ही सूर्य है और सूर्य की तरह उनकी जो कविता है प्रखर रही है। इसी विशेषता के चलते वे विद्रोही ओजस्वी कवि के रूप में चर्चित रहे। सन 1939 से लेकर 1945 तक उन्होंने जो भी लेखन किया उसमें एक प्रकार की जो उग्रता है या उग्र जो राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति होने के कारण उन्हें राष्ट्रीय चेतना के कवि के रूप में बहुत ही प्रसिद्धि मिली। हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं में साहित्य सृजन के साथ साथ राष्ट्र की सेवा करते हुए दिनकर जी की 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को मद्रास में उनका निधन हो जाता है। तो इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हुए, राष्ट्र की सेवा करते हुए 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को मद्रास में उनका निधन हुआ। रामधारी सिंह दिनकर का जो रचना साहित्य है बहुत ही विस्तृत रहा है। उन्होंने अपने जीवन में कविता, प्रबंध काव्य, खंड काव्य, बाल काव्य, समीक्षा, निबंध, यात्रा वृत्तांत आदि कई विभिन्न विधाओं के अंतर्गत उन्होंने लेखन किया है। उनकी जो चर्चित रचनाएं हैं, विशेषकर वे कवि के रूप में अधिक चर्चित रहे हैं, या उनका जो लेखन का जो कार्य है कविता से ही प्रारंभ हुआ है। दिनकर जी स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रोत्तर युग के कवि कहे जाते हैं। उनका ये जो आरंभिक जो लेखन है वह स्वतंत्रता पूर्व के कालखंड में उन्होंने लेखन किया है, परंतु जैसे ही भारत को स्वतंत्रता मिलती है उसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक ऐसी रचनाएं लिखी है। कविता के क्षेत्र में उनके चर्चित जो कविता संग्रह है, जिसमें 1935 में रेणुका नाम का काव्य संग्रह प्रकाशित होता है, 1940 में हुंकार, और ये जो परंपरा है आगे निरंतर चलती रहती है, जिसके अंतर्गत रसवंती, द्वंद्व गीत, सामधिनी, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, नीम कुसुम, चक्रवाल, कविश्री, सिपी और शंख, परशुराम की प्रतीक्षा, मित्ती तिलक और हारे को हरिनाम, ये उनके चर्चित काव्य संग्रह रहे हैं। प्रबंध काव्य के अंतर्गत 1946 में कुरुक्षेत्र और 1952 में रश्मि रति नामक चर्चित ऐसे दो प्रबंध काव्यों की उन्होंने रचना की है। खंड काव्य के अंतर्गत 1961 में
उनका बहुत ही चर्चित खंड काव्य उर्वशी प्रकाशित होता है। इसके साथ साथ उन्होंने बालकों के लिए भी अनेक कविताएं लिखी है। बाल काव्य के रूप में उनके जो काव्य संग्रह हैं, जिसके अंतर्गत धूप, छां, मिर्च का मजा और सूरज का ब्याह आदि उनकी चर्चित बाल काव्य संग्रह रहे हैं। इसके साथ ही समीक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने महत्वपूर्ण लेखन किया है। शुद्ध कविता की खोज, पंत, प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त पर भी उन्होंने समीक्षात्मक लेखन किया है। काव्य की भूमिका और साहित्यमुखी ये उनकी चर्चित समीक्षात्मक पुस्तकों के नाम हैं। निबंध के क्षेत्र में एक चर्चित और प्रसिद्ध निबंधकार के रूप में रामधारी सिंह दिनकर हमारे सामने आते हैं। उनके अनेक निबंध संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। 1946 में उनका पहला निबंध संग्रह मिट्टी की ओर प्रकाशित होता है। उसके बाद 1952 में अर्धनारीश्वर, 1954 में रेती के फूल, उसके बाद 54 में ही उनका और एक निबंध संग्रह हमारी सांस्कृतिक एकता, 1958 में रेनोवन, 58 में उनका और एक निबंध संग्रह राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, उसके बाद वट पीपल, धर्म, नैतिकता और विज्ञान और चेतना शिखा, ये उनके चर्चित निबंध संग्रह रहे हैं। निबंधों के साथ साथ उन्होंने अपनी जो विदेश यात्रा हैं, उन विदेश यात्राओं के आधार पर यात्रा वृत्तांत का भी लेखन किया है, जिसके अंतर्गत देश विदेश और मेरी यात्राएं, तो इस प्रकार की उनकी यात्रा वृत्तांत की 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। संस्मरण के क्षेत्र में दिनकर की डायरी नाम से 1973 में ये उनका संस्मरण प्रकाशित हुआ। गद्य के क्षेत्र में उनकी बहुत ही चर्चित ऐसी जो रचना है वह संस्कृति के 4 अध्याय नाम से प्रकाशित हो चुकी है। तो इस प्रकार उनका ये जो रचना साहित्य है बहुत ही चर्चित रहा है, बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपने साहित्य के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक जो समानता है या सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत जो शोषण है उसके खिलाफ उन्होंने कविताएं लिखी है। एक प्रगतिवादी और मानवतावादी कवि के रूप में उन्होंने ऐतिहासिक पात्रों और घटनाओं को ओजस्वी और प्रखर शब्दों में व्यक्त किया है। तो इस प्रकार प्रगतिवादी और मानवतावादी कवि के रूप में उन्होंने ऐतिहासिक पात्रों का चयन करते हुए उनकी जो घटना है उन घटनाओं को ओजस्वी और प्रखर शब्दों के अंतर्गत व्यक्त करने का काम किया है। उनकी महान रचनाओं के अंतर्गत रश्मि रथी और परशुराम की प्रतीक्षा महत्वपूर्ण रही है। इसका अर्थ यह नहीं है कि बाकी जो रचनाएं महत्वपूर्ण नहीं है। अर्थात प्रबंध काव्य या प्रबंध शैली के अंतर्गत उनकी ये 2 रचना बहुत ही चर्चित रही है। उर्वशी तो खंड काव्य के अंतर्गत आती है। उर्वशी नाम की उनकी ये जो रचना है, तो इस रचना को छोड़कर दिनकर जी की अधिकतर जो रचनाएं हैं उस रचनाओं के अंतर्गत वीर रस ओत पोत भरा हुआ दिखाई देता है। छायावादोत्तर कालखंड के वीर रस के एक श्रेष्ठ कवि के रूप में वह जाने जाते हैं और उनके अधिकतर काव्य ग्रंथों में वीर रस को हम पाते हैं। हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ वीर रस के जो कवि है वह रीति कालखंड के भूषण रहे हैं और भूषण के बाद वीर रस का श्रेष्ठ जो चित्रण है करने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में दिनकर जी का नाम आता है। ये जो उर्वशी उनका ये जो खंड काव्य है
तो इस उर्वशी के खंड काव्य को भारतीय ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया है। और इस ज्ञानपीठ से सम्मानित ये जो उर्वशी नाम की जो रचना है, यह उस उर्वशी की जो कहानी है, उस कहानी में मानवीय प्रेम, मानवीय जो वासना है और उनका मानवीय जो संबंध है, तो ये महत्वपूर्ण रहा है। तो इस प्रकार मानवीय प्रेम, वासना और संबंधों से इर्द गिर्द घूमती हुई उर्वशी की कहानी रही है। उर्वशी के अंतर्गत स्वर्ग की अप्सरा की कहानी को व्यक्त किया गया है। दिनकर जी की एक महत्वपूर्ण जो रचना कुरुक्षेत्र है, उस कुरुक्षेत्र के अंतर्गत उन्होंने महाभारत के शांति पर्व की जो कविता का जो रूप है, वह कुरुक्षेत्र के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। और ये जो रचना है दूसरे विश्व युद्ध के बाद उन्होंने इसकी रचना की है। उसके बाद गद्य की एक महत्वपूर्ण जो रचना है संस्कृति के 4 अध्याय नाम से, इस रचना के अंतर्गत उन्होंने एक महत्वपूर्ण जो बात कही है वह इस प्रकार की है कि सांस्कृतिक, भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं के बावजूद भारत देश एक है, क्योंकि सारी विविधता के बाद भी हमारी जो सोच है वह एक जैसी है। तो इस प्रकार भारतीय एकता का या भारतीय लोगों की जो सोच है उसका गुणगान करते हुए संस्कृति के 4 अध्याय के अंतर्गत उन्होंने सांस्कृतिक, भाषाई और क्षेत्रीय विविधता के बावजूद भी भारत एक है और इस विविधता के बाद भी हमारी जो सोच है, भारतीयों की सोच एक जैसी होने की बात उन्होंने कही है। तो इस प्रकार रामधारी सिंह दिनकर जी का ये समग्र जो साहित्य है, उस साहित्य को लेकर या उनके कार्य को लेकर अनेक प्रकार से सम्मानित किया गया है। अनेक प्रकार के जो पुरस्कार हैं उनको इस साहित्यिक क्षेत्र के लिए प्राप्त हो चुके हैं। जब हम सम्मान की चर्चा करते हैं तो 1999 में भारत सरकार ने उनकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया, जो आपको स्लाइड पर दिखाई दे रहा है। 1999 में भारतीय सरकार ने उनकी स्मृति में रामधारी सिंह दिनकर के नाम से ये जो डाक टिकट है उसको जारी किया है। एक महत्वपूर्ण जो सम्मान है हम इसको कह सकते हैं। उसके बाद उनकी एक चर्चित जो रचना है कुरुक्षेत्र, इस कुरुक्षेत्र के लिए नागरी प्रचारणी सभा, जो कि प्रकाशन के क्षेत्र की एक सर्वश्रेष्ठ जो प्रकाशन संस्था है, काशी नागरी प्रचारणी सभा, उसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से तो इस कुरुक्षेत्र नाम की उनकी एक महत्वपूर्ण जो रचना है उसको सम्मानित किया गया है। उनकी सर्वाधिक चर्चित जो गद्य रचना है संस्कृति के 4 अध्याय, तो इस गद्य रचना के लिए दिनकर जी को 1959 में साहित्य अकादमी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें 1959 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। साथ ही भागलपुर विश्वविद्यालय के तत्कालीन जो कुलाधिपति और बिहार राज्य के राज्यपाल जाकिर हुसैन, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने दिनकर जी की ये जो समग्र उनका जो कार्य है उस कार्य से उनको यह भागलपुर विश्वविद्यालय के द्वारा डॉक्टरेट की जो मानद उपाधि है उससे सम्मानित किया है, जिसको हम पीएचडी कहते हैं। तो ये भागलपुर विश्वविद्यालय के तत्कालीन जो कुलाधिपति और बिहार राज्य के जो राज्यपाल जाकिर हुसैन है उनके द्वारा उनको डॉक्टरेट की जो मानद उपाधि है
उसे सम्मानित किया जाता है। उसके बाद गुरु महाविद्यालय ने उन्हें विद्या वाचस्पति या डिलीट के लिए उनको चयन किया गया। 1968 में राजस्थान विश्वविद्यालय ने उन्हें साहित्य चूड़ामणि से सम्मानित किया। 1972 में काव्य रचना के लिए उनकी जो महत्वपूर्ण जो खंड काव्य उर्वशी है, तो उस उर्वशी काव्य रचना के लिए उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया। 1952 में वे राज्यसभा के लिए सदस्य के रूप में चुने जाते हैं और उसके बाद लगातार 3 बार राज्यसभा के सदस्य के रूप में उन्होंने कार्य किया है। तो इस प्रकार रामधारी सिंह दिनकर के मृत्यु के पश्चात भी कई सारे जो सम्मान हैं जो मरणोपरांत उनको सम्मानित किया गया है। तो इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण मरणोपरांत जो सम्मान है उसके अंतर्गत 30 सितंबर 1987 को उनकी 13वीं पुण्यतिथि पर तत्कालीन समय के जो राष्ट्रपति जैल सिंह ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उसके बाद 1999 में, जिसकी चर्चा इसके पहले हमने की है, 1999 में भारत सरकार ने उनकी स्मृति में डाक टिकट का लोकार्पण किया, उसको जारी किया। उसके बाद केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रिय रंजन दास मुंशी ने उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर रामधारी सिंह दिनकर व्यक्तित्व और कृतित्व पुस्तक का विमोचन किया। उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण किया है। तो इस प्रकार के कई महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम हैं जिसका आयोजन दिनकर जी की सम्मान में, उनकी याद में किए जाते हैं। तो ऐसा ही एक महत्वपूर्ण जो आयोजन है कालीकीट विश्वविद्यालय के द्वारा उनके जन्म शताब्दी के अवसर पर 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया था। तो इस प्रकार रामधारी सिंह दिनकर जी को अनेक महत्वपूर्ण सम्मानों से सम्मानित किया जाता है। 1959 में पद्म विभूषण की उपाधि से वे अलंकृत होते हैं। 1959 में ही संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी से वो पुरस्कृत होते हैं। 1972 में उनका खंडकाव्य उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ का सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार है वह प्राप्त होता है। तो इस प्रकार रामधारी सिंह दिनकर जी की अपनी जो लेखनी है उस लेखनी के माध्यम से हमेशा अर्थात वे अमर रहेंगे। तो इस प्रकार का एक श्रेष्ठ जो रचना संसार है रामधारी सिंह दिनकर जी का रहा है। द्वापर युग की ऐतिहासिक घटना महाभारत पर आधारित उनके जो प्रबंध काव्य कुरुक्षेत्र हैं, तो उस कुरुक्षेत्र को विश्व के जो सर्वश्रेष्ठ काव्य ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में 74वां जो स्थान है इस कुरुक्षेत्र का रहा है। तो ये हिंदी भाषा के लिए एक महत्वपूर्ण सम्मान की बात है कि द्वापर युग की ऐतिहासिक घटना जो महाभारत पर आधारित रही है, तो इस प्रकार महाभारत पर आधारित जो प्रबंध काव्य कुरुक्षेत्र रहा है, तो उस कुरुक्षेत्र का जो स्थान है हिंदी साहित्य में ही नहीं तो विश्व साहित्य में जो सर्वश्रेष्ठ 100 काव्य ग्रंथ रहे हैं उसमें 74वां जो स्थान है इस कुरुक्षेत्र का अर्थात दिनकर की रचना का रहा है। हम यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।